So today we are going to read our new lesson Poets and Pancakes written by अशोक मित्रन। अशोक मित्रन का जन्म 1931 में हुआ। अशोक मित्रन अ तमिल राइटर, वह एक तमिल राइटर थे, तमिल भाषा के लेखक थे। Recounts his years at Gemini Studios in his books My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspects of life in India. करते हैं His years at Gemini Studios in his book, अपनी पुस्तक My Years with Boss में अपने जो जेमिनी स्टूडियोज में जो कार्यकाल उन्होंने बिताया, जो कि बताता है which talks of the influence of movies on every aspect of life in India, जो कि भारत के जीवन के सभी पहलुओं में जो मूवियों का जो प्रभाव था उनके बारे में बात करता है, मतलब उनके बारे में बताता है। द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, जो कि चेन्नई में स्थित है, वॉज सेटअप इन 1940, उसकी शुरुआत 1940 में हुई। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। भारत के फिल्म मेकिंग के मतलब जो मूवीज बनती थी उनके शुरुआती दिनों में यह जो जेमिनी स्टूडियो था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वह एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशील फिल्म प्रोड्यूसिंग संस्था भारत में, भारत की फिल्म प्रोड्यूसिंग संस्था थी। इट्स फाउंडर वॉज एस एस वॉसन, इसके संस्थापक थे एस एस वॉसन। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल। उनका काम था अखबारों में जो विभिन्न प्रकार के विषयों में जो खबरें आती थी उनके टुकड़ों को काटना, क्लिपिंग्स, उनको काट कर उन्हें एक फाइल में जमाना। मैनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और उसमें से बहुतों को तो उन्हें हाथ से लिखना पड़ता था। Although he performed an insignificant function, जैसा कि देखा जा सकता है कि वह जो काम कर रहे थे वह बहुत ज्यादा महत्व का नहीं था। He was most well informed of all the members of the Gemini family. Gemini family मतलब जेमिनी स्टूडियो से में जितने भी सदस्य थे उसमें से वह सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड, सबसे ज्यादा जानकार थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, और हम जो ये पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ने जा रहे हैं वह एक अंश है, एक टुकड़ा है उनके जो किताब है माई ईयर्स विद बॉस से। पैनकेक was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. अब बताते हैं पैनकेक। पैनकेक एक ब्रांड नेम है एक मेकअप मटेरियल का। हम लोग जो पाउडर को आप लोग देखेंगे फेशियल करने के लिए एक पाउडर का जो पक्का टुकड़ा होता है उसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर महिलाएं मेकअप के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो उस समय उसका एक ब्रांड नेम आता था, उसका नाम था पैनकेक। वह एक मेकअप मटेरियल था, मेकअप करने का एक सामान था। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड, जिसे कि जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर के खरीदा करती थी। ग्रेटा ग्रैबो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस पुस्तक को अशोक मित्रन ने सन 2001 में लिखा था, और वह ये बता रहे हैं, और ये जेमिनी स्टूडियो का स्थापना हुई थी 1940 में, और 1952 से 1966 तक के उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम किया था। तो ये उस समय के कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया ग्रेटा ग्रैबो, जो कि एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी, जो कि 1920 से 1941 तक के एक्टिव थी। मतलब उनका जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कार्यकाल था वह 1920 से 1941 तक था। तो उन्होंने उस पेन कैक का इस्तेमाल किया होगा, मतलब वो पेन कैक उस समय भी आता था। उसके बाद बताते हैं मिस गौहर, जो हमारी भारतीय अभिनेत्री हैं, जिनका की कार्यकाल 1925 से 1940 तक के था, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। वैजंती माला जी के बारे में बताते हैं, जिनका की कार्यकाल 1949 से 1968 तक था, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन वह रति अग्निहोत्री, जो कि 1979 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना पदार्पण की थी और आज तक वह काम कर रही हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव
इवन हर्ड ऑफ इट। रति अग्निहोत्री तो इसके बारे में सुनी भी नहीं होंगी। मतलब रति अग्निहोत्री के फिल्म इंडस्ट्री के आने के पहले, बहुत पहले ही यह ब्रांड बंद हो चुका था। यही अशोक मित्रन बताना चाहते हैं। The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable। और जो जेमिनी स्टूडियो है, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट है, वह कहां पर स्थित था? was in upstairs of a building। वह एक बिल्डिंग के ऊपरे माले पर था। that was believed to have been Robert Clive's stable, जिसे कि माना जाता है कि वह रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर थे, रॉबर्ट क्लाइव, यह उनका अस्तबल, मतलब जहां वह घोड़े रखते थे, उस स्थान में वह बिल्डिंग बनी है जिसके ऊपरे माले पर वह जेमिनी स्टूडियो स्थित है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। और कहा जाता है कि वहां पे बहुत सी ऐसी और भी बिल्डिंगें हैं जो रॉबर्ट क्लाइव की मानी जाती हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उनकी छोटी सी जिंदगी में, एंड ब्रीफर स्टे इन मद्रास, उससे भी ज्यादा कम समय उन्होंने मद्रास में बिताया। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ज्यादा घुमा फिरा करते थे। बिसाइड्स फाइटिंग, लड़ाइयों के अलावा, सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। और वो क्या किए थे? छोटी मोटी लड़ाइयों के अलावा वो बहुत से इम्पॉसिबल बैटल्स, बहुत से असंभव लड़ाइयां भी उन्होंने रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत ही दूरस्थ इलाकों में भी जाके उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी थी। एंड मैरिंग ए मैडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। उनका कार्यकाल वैसे भारत में बहुत थोड़ा था, उन थोड़े से कार्यकालों में भी वह बहुत कम समय मद्रास में बिताए, जिसमें से बहुत सी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से कुछ असंभव लड़ाइयां भी लड़ी, जो कि उन्होंने भारत के बहुत से रिमोट कॉर्नर्स, मतलब दूर दूर दराज के इलाकों में भी जाके लड़े। और एंड मैरिंग अ मैडन, और एक महिला से उन्होंने शादी की इन सेंट मैरीज चर्च। सेंट मैरीज चर्च में उन्होंने एक महिला से विवाह किया जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के, मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मतलब वहां का किला था। तो यहाँ पे बताया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि जिनके बारे में बताया गया कि जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, जो कि कुछ दिन अपना समय जो है मद्रास में भी बिताए थे, उनके अस्तबल के बिल्डिंग के ऊपरी माले पर यह जेमिनी स्टूडियो स्थित था। The makeup room had the look of a hair cutting saloon with lights and at all angles around half a dozen large mirrors। अब वो मेकअप रूम के बारे में बताते हैं, जिस मेकअप रूम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप रूम के बारे में। हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, उसका नजारा कैसा था, वह कैसा दिखता था? जैसे कि हमारे नाइयों के घर होते हैं, हेयर कटिंग सैलून्स होते हैं, जिसमें विथ लाइट्स एट ऑल एंगल, जिसमें चारों तरफ लाइट्स लगे होते हैं। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े आईने लगे होते हैं। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, और ये सारे क्या है? इनकैंडेसेंट लाइट है, बल्ब, एक ऐसी लाइट जो गर्मी पैदा करती है। जैसे आज हम CFL यूज करते हैं ना, CFL इज नॉट इनकैंडेसेंट लाइट। इनकैंडेसेंट लाइट इज अ फिलामेंट यूज्ड बल्ब्स, जिसमें फिलामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बल्ब आप लोग देखेंगे 100 वाट का, 200 वाट का पहले का, उस प्रकार की लाइटों को इनकैंडेसेंट लाइट कहा जाता है। तो उस प्रकार के जो लाइट्स जो इस्तेमाल किए जाते थे, उस प्रकार के लाइट्स का वहां पर इस्तेमाल किया जाता था। सो यू कैन इमेजिन, तो आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फियरी मिजरी ऑफ दोज, उनके दुखों का आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो वहां पर मेकअप करवाने के लिए आते थे। आप उनके दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कि उतनी गर्मी भरी, एक तो गर्मी पैदा करने वाले बल्ब, ऊपर से दर्जनों मात्रा में चारों तरफ हर एंगल में लगा हुआ है, तो उससे जो गर्मी पैदा हो रही है, और उसमें जो मेकअप करवाने वहां बैठा हुआ, उस गर्मी से उसको जो दुख प्राप्त मिल रहा होगा, उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। यू कैन इमेजिन, ऐसा अशोक मित्रन कह रहे हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई बंगाली, और बताते हैं वो जो मेकअप डिपार्टमेंट था, वह पहले पहले तो एक बंगाली के द्वारा उसकी अगुवाई की जाती थी। मतलब उसका मुख्य जो मेकअप मैन होगा वह कोई बंगाली था। हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, यहाँ पर बता, जो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया और छोड़कर चला गया। कहने का मतलब है कि वह ज्यादा नाम कमा लिया
उसका नाम इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने उसके लिए उस मेकअप डिपार्टमेंट में जेमिनी स्टूडियो में काम करना उसके लिए अब छोटा प्रतीत होने लगा था, तो उसने वह काम छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन who was assisted by a Dhanwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and Jews and the usual local Tamils. He was succeeded. कौन? वो जो बंगाली है वो चला गया। सक्सीडेड बाई मतलब उसके बाद आने वाला कौन था? वह कोई महाराष्ट्रियन था। हु वॉज असिस्टेड बाई, जिसे असिस्ट कौन करता था? एक आंध्रा व्यक्ति था जिसका नाम था धरवार कन्नडिगा। अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, ये एक प्रकार के उस प्रकार के क्रिश्चियन है जो मद्रासी जो क्रिश्चियन में तब्दील हो गए थे। वह साउथ इंडियन था, एक मद्रास में रहने वाला व्यक्ति था जो क्रिश्चियन में तब्दील हो गया था, धर्मांतरण कर लिया था, तो इसीलिए उसे मद्रास इंडियन क्रिश्चियन कहा गया है। एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और वहां के जो लोकल तमिल लोग थे वह उस मेकअप डिपार्टमेंट में काम करते थे। ऑल दिस शो दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. All these shows, यह सब क्या दिखाता है कि that there was a great deal of national integration, कि वहां पर भारतीय एकता का एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को आपको मिलता है लॉन्ग बिफोर। और यह उस समय से बहुत पहले है जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इस प्रकार के कार्यक्रमों को दिखाना शुरू किए थे। राष्ट्रीय एकता पे जो हमारे रेडियो चैनल्स हैं और जो दूरदर्शन है जो कार्यक्रम बनाकर दिखाया करते थे, उससे बहुत पहले वहां पर इस प्रकार की भारतीय एकता का नजारा देखने को मिलता था। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर with the help of a truckloads of pancake and a number of other locally made पोशंस एंड लोशंस। अब देखिए यहां पर बहुत ही शानदार शब्दों का प्रयोग अशोक मित्रन के द्वारा किया गया। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड किनके बारे में वो कह रहे हैं? वही मेकअप मैन के वही बंगाली, माफ कीजिएगा, वही आंध्रा, वही मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, लोकल तमिल्स, ये सब मिलके एक गैंग बनाते हैं। उन्होंने एक गैंग की संज्ञा दी है। यू कैन से दैट इट्स ऑल्सो अ मेटाफर, ये एक मेटाफर भी हो सकता है। मेकअप मैन, इन सब ये जो है, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, वह किसी भी सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को किसमें परिवर्तित कर सकते हैं? इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, एक बहुत भयानक लाल कलर के दिखने वाले राक्षस के रूप में। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पेनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकल मेड पोशंस एंड लोशंस, किनकी सहायता से? वो जो ट्रक लोड्स ऑफ पेनकेक आते हैं ना उनके, और नंबर ऑफ अदर लोकली मेड, और जो लोकल मेड मतलब कम क्वालिटी वाले, पोशंस एंड लोशंस मतलब पोशंस मतलब तरल द्रव्य जो हम लगाते हैं, और लोशंस मतलब क्रीम, इनके इस्तेमाल से, उस पेन केक के इस पोषण और लोशन के इस्तेमाल से वह किसी भी सुंदर देखने वाले व्यक्ति को एक लाल कलर के भयानक राक्षस में बदल सकते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ अशोक मित्रन जी का ऐसा है कि जो मेकअप वहां पर किया जाता था, वहां पे एक्टर्स का या सब एक्टर्स का, जिनका भी, वो इतना हाईली एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था कि वह उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। मतलब वो करते तो थे लेकिन उससे वो उन लोगों को ज्यादा सुंदर नहीं बनाते थे बल्कि और भयानक बना दिया करते थे। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors. Those were the days, उन दिनों में खास करके जितनी भी शूटिंग्स हुआ करती थी वो इंडोर हुआ करती थी। इंडोर शूटिंग मतलब स्टूडियो के अंदर, आउटडोर शूटिंग मतलब हम जो बाहर में पेड़, नदियों, झरने, स्विट्जरलैंड चले गए या किसी और जंगल में चले गए या बाहर में जाके जब शूटिंग करते हैं तो उसे आउटडोर शूटिंग कहते हैं। तो उस समय ज्यादातर जो शूटिंग्स हुआ करती थी वह इंडोर हुआ करती थी, स्टूडियो के अंदर हुआ करती थी, और एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउट, और केवल 5% ही जो शूटिंग्स हुआ करती थी वह बाहर हुआ, आउटडोर शूटिंग्स हुआ करती थी। आप यहाँ पर देखिएगा, वास्तव में अशोक मित्रन जी, हमारे भारत में फिल्म इंडस्ट्री का जब पदार्पण हो रहा था उस समय स्थितियां कैसी थी, यह बड़े ही सूक्ष्मता से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। बहुत बढ़िया बात बोली है उन्होंने। आई सपोज द सेट्स एंड द स्टूडियो लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक
प्रेजेंटेबल इन द। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो जो स्टूडियो लाइट्स और जो सेट्स में जो क्या है, वहां पे जो कृत्रिम रोशनियों का जो इस्तेमाल होता था, वहां पर सुंदर दिखने के लिए, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, मूवी में सुंदर दिखने के लिए उनको उस अगली दिखना पड़ता था, मतलब उन्हें मेकअप करना पड़ता था। यहाँ पे अगली का मतलब है मेकअप करना, क्योंकि आपने देखा है कि वो मेकअप उनको क्या कर रहा है, भयानक बना रहा है। तो अगली का मतलब होता है बुरा दिखना। तो उन्हें मूवीज में सुंदर दिखने के लिए उस मेकअप के तौर पर बुरा दिखना पड़ता था। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. स्ट्रिक्ट हायरार्की, पदक्रम, हायरार्की, बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की का पालन उस मेकअप डिपार्टमेंट में किया जाता था। मतलब कौन किस काम को करेगा इसका एक पदक्रम वहां पर निश्चित था, जिसे बड़ी ही कड़ाई से पालन किया जाता था। और वह कैसा था? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली। देखिए फिर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जो चीफ मेकअप मैन था, जो सबसे बड़ा मेकअप मैन था, वह हीरो और हीरोइनों को, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को, जो मुख्य कलाकार होते थे, उन्हें अगली बनाता था। अगली बनाता था का मतलब वह उनका मेकअप करता था। और पहले ही अशोक मित्रन जी ने बता दिया कि वहां पे मेकअप करने का तरीका कैसा होता था, इसलिए वह बार बार मेकअप की जगह अगली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन। और उसका जो सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था, मतलब उसका दूसरा नंबर, वह सेकंड हीरो और हीरोइन जो सहपात्र होते हैं उन्हें अगली बनाता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो कॉमेडियंस को अगली बनाता था, एंड सो फोर्थ। और इसी प्रकार से वह जो पदक्रम है वह नीचे जाता जाता था। और कैसे नीचे जाता था? द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। यहाँ पे प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, वह लोग जो भीड़ का पात्र करते थे, जिन लोग भीड़ में शामिल हुआ करते थे। भाई मूवीज में ऐसे भी स्थान आते हैं जहां पे भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो उस भीड़ का पात्र निभाते थे, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। उनके मेकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बॉय की। मतलब वहां पे जो छोटे मोटे काम करने के लिए जो ऑफिस बॉय रखते हैं हम लोग, चपरासी। और देखिए ब्रैकेट में उन्होंने एक शब्द कहा है, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यहां तक कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, उसके पास भी मेकअप सॉरी ऑफिस बॉय था। मतलब ऑफिस बॉय का, नौकर का होना आपकी संपन्नता को दर्शाता है। मतलब उस समय भी जेमिनी स्टूडियो इतना संपन्न और इतना कमा लेता था कि वह एक ऑफिस बॉय अफोर्ड कर सकता था, उसे वहन कर सकता था। इसीलिए कहा इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो had an office boy. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint and in a giant vessel and slapping it on the crowd. On the days, अगर किसी दिन there was a crowd shooting, जब crowd shooting होती, जब भीड़ में अपने को शूटिंग करना होता था उनको, you could see him, आप देख सकते थे क्या करते हुए उसे, मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल, बड़े से एक ड्रम में वह कोई पेंट मिक्स करता था, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड, और जितने भी भीड़ के लोग हैं उन पर वह उसे पोतना शुरू कर देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और इसके पीछे उद्देश्य क्या होता था कि पूरे एक एक छोटे से छोटे कण को भी आप मेकअप से भर दें। मतलब एक भी वहां पर व्यक्ति बिना मेकअप के नहीं होना चाहिए, सब में कुछ ना कुछ लिपा पुता हुआ होना चाहिए, इन द नेम ऑफ मेकअप, मेकअप के नाम पर। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब वो उसके बारे में बताते, जो ऑफिस बॉय के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है उसके बारे में बता रहे, ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। उसे ऑफिस बॉय हम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो कोई बॉय नहीं था, कोई लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह लगभग 40 वर्ष का एक प्रौढ़ था। हैविंग इंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और वह सालों पहले किस उम्मीद में इस स्टूडियो में आया था कि वह कोई टॉप स्क्रीन राइटर बन जाए, कोई बड़ा लेखक बन जाए, निर्देशक बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, या कम से कम एक लिरिक्स राइटर बन जाए, गीतकार बन जाए। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और वह थोड़ा सा कवि भी था। और यहाँ पर अशोक मित्रन जी ने क्या दर्शाने का, क्योंकि उस समय और क्या आज बहुत से लोग बहुत सी उम्मीदें लेकर फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने जाते हैं, और अल्टीमेटली वो समाप्त कहाँ होते हैं? जैसे ये मेकअप बॉय बनने क्या गया था, ये ऑफिस बॉय कोई बड़ा राइटर बनने गया था, डायरेक्टर बनने गया था, या कम से कम गीतकार बन जाता इसलिए गया था, और बना क्या? एक ऑफिस बॉय, एक चपरासी। तो इस प्रकार भी फिल्मी दुनिया में लोगों के सपने कहीं ना कहीं जाकर
टूटते हैं, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। क्या बता रहे, उस वक्त आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, एक छोटे से कमरे में, क्यूबिकल छोटा सा कमरा, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थे। अब यहां पे आपको बता दूं मैं, फ्रेंच विंडोज वास्तव में एक दरवाजे को, फ्रेंच लोगों के द्वारा एक दरवाजे के रूप को फ्रेंच विंडो कहा जाता था। एग्जैक्टली इट इज नॉट अ विंडो, इट इज अ डोर। एक ऐसा दरवाजा होता है जो पूरी तरीके से कांच, जिसमें पूरी तरीके से कांच लगा होता है ऊपर से नीचे तक के। आई डिडंट नो एट दैट टाइम, और अशोक मित्रन बताते हैं कि मैं नहीं जानता था कि उस वक्त इसे फ्रेंच विंडो कहा जाता है। मतलब वो उस वक्त नहीं जानते थे, बाद में उन्हें पता चला कि जिस प्रकार का दरवाजा मैंने देखा है उसे फ्रेंच विंडो कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, जैसा कि आपको पहले ही उनके इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था कि अशोक मित्रन जी का काम क्या है। अशोक मित्रन जी का काम था पेपर में से खबरों को काट कर फाइलों में लगाना। तो वही बता रहे, सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे यह देखते हुए कि मैं अपने डेस्क में बैठकर न्यूज़पेपर्स को दिन और रात काट रहा हूं। मोस्ट पीपल थॉट, बहुत से लोग यह सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं बिना मतलब का काम कर रहा हूं, ऐसा काम कर रहा हूं जिसका कोई मतलब नहीं है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो मालिक हैं, या मेरे मुझसे जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी यही सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं वह कोई काम का नहीं है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। सो एनीवन हु फेल्ट, और जिसे भी ऐसा लगता कि मैं बिना मतलब का काम कर रहा हूं, आई शुड बी गिवन अ सम ऑक्यूपेशन, और उसे यह लगता है कि मुझे कोई ना कोई वास्तविक काम दिया जाना चाहिए, दूसरा कोई व्यवसाय करना चाहिए। वुड बार्ज इनटू, बार्ज इनटू, ये जो बार्ज इनटू है, इसका मतलब होता है कि आप बिना परमिशन के एक ही बार में किसी के कमरे में घुस जाए, सीधा कमरे के अंदर घुस जाना। बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, उनके क्यूबिकल रूम में, उनके जो कमरे में कोई भी घुस जाया करता, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और उन्हें भाषण देना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण कि भाई आपको ये गलत, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप तो इतने जानकार हो, आप तो इतने होशियार हो, आपको कोई और बड़ा काम करना चाहिए, इस प्रकार के लेक्चर उनको देना शुरू कर दिया करता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go in waste in a department fit only for barbers and perverts. The boy, which boy? That office boy in the makeup department, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था, had decided, उसने ये फैसला कर लिया कि I should be enlightened on how great literary, कि मुझे इस बात की के लिए जागृत किया जाए कि हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, की इतना बड़ा जो साहित्य का जानकार है, इतनी बड़ी जो साहित्य की प्रतिभा है, टैलेंट प्रतिभा है, वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, और उसे आप यहां बर्बाद कर रहे हैं इन अ डिपार्टमेंट, एक ऐसे डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, नाइयों और बेकार लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट है, उसमें आप अपना जीवन तबाह कर रहे हैं। इस प्रकार का उसने मुझे भाषण देने का विचार जमा लिया था, और वह भी अक्सर ऐसा किया करता था, या ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और जल्द ही मैं इस बात की प्रार्थना करने लगा कि पूरा दिन क्राउड शूटिंग हुआ करती। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, और इससे कम कुछ भी उसके इस महाग्रंथ से, महाग्रंथ एपिक मतलब वो जो बड़ा बड़ा लेक्चर दिया करता था, उसे उन्होंने महाग्रंथ की संज्ञा दी है। इस महाग्रंथ से मुझे इससे कुछ कम नहीं बचा सकता। क्यों? क्राउड शूटिंग होती तो क्या होता? क्योंकि क्राउड शूटिंग होती तो वो जो ऑफिस बॉय था उसको क्या काम दे दिया जाता कि जाइए आप भीड़ के लोगों को मेकअप कीजिए, उनको रंग से पुताई कीजिए उनकी। तो वो वहां व्यस्त रहता और वो मुझे आके भाषण नहीं दे पाता। तो वह भगवान से यह प्रार्थना करने लगे कि दिन भर क्राउड शूटिंग होती और मैं इसके भाषणों से बचा रहता। अब बताते हैं, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपने उदासी के सारे उदाहरणों में
यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। आप कोई एक ऐसा व्यक्ति चुन लेते हैं जिसके तरफ आप अपनी पूरा रोष निकाल सको, अपना पूरा गुस्सा एक तरफ, एक किसी भी व्यक्ति की तरफ भेज सको, ओपनली और कोवर्टली, चाहे खुल के हो कोवर्टली, चाहे ओपनली, और चाहे छुप कर हो कोवर्टली। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोथा मंगलम सुब्बू। ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, जब बहुत ज्यादा उदास निराश होते हो, और ऐसे समय में आप कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेते हो जिसके तरफ आप अपना पूरा गुस्सा उतार सको, चाहे खुल के चाहे छुप के। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस ऑफिस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। वॉज कन्विंस्ड, वह इस बात के लिए पूरा संतुष्ट हो चुका है कि दैट ऑल हिज बोझ, उसके सारे जितने भी दुख है, उसकी जितनी भी उपेक्षा है, इग्नोमिनी, उसकी जितनी बदनामी है, मतलब उसे जितना भी दुख मिल रहा है, उसकी जितनी भी बदनामी हो रही है, और उसे जितना उपेक्षित किया जा रहा है, वह ड्यू टू, इन सब का कारण कौन है? वह एक व्यक्ति का नाम बताते हैं, कोथा मंगलम सुब्बू। एक कोथा मंगलम सुब्बू नाम का एक व्यक्ति है जिसे वह अपने सारे दुखों का कारण मानता है। सुब्बू, और ये सुब्बू कौन है? सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी। नंबर 2 एट द जेमिनी मतलब किसी भी, अगर उसे आप एक संस्था का नाम दे दें जेमिनी स्टूडियो को, तो उसका जो सबसे बड़ा होगा उसके बाद में उसका नंबर आता था। मतलब है तो प्रिंसिपल, तो नंबर 2 वाइस प्रिंसिपल, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, तो वैसे ही उस पूरे जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 था वह कोथा मंगलम सुब्बू। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown up makeup boy had। और उसके बारे में बताते हैं कि उसे उतना ज्यादा उत्साहित शुरुआत अपने फिल्म कैरियर में नहीं मिली थी जैसा कि उस मेकअप बॉय को प्राप्त थी। मतलब वह उससे उतना ज्यादा बेहतर शुरुआत प्राप्त नहीं कर पाया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके अलावा कहते हैं अगर और भी सोचा जाए तो ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। और उसने तो बहुत ज्यादा ही दुख और अनिश्चय की जिंदगी का समय भी देखा था। मतलब बहुत ज्यादा आसान जीवन उसने नहीं प्राप्त किया था। जहां पर वह पहुंचा था वहां पर वह बहुत से दुखों और तकलीफों के बाद ही पहुंचा था, जिसके किसके बनिस्पत? उस मेकअप बॉय के, जिसने आसानी से यह पद प्राप्त कर लिया था। फॉर वेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की, अपने काम की शुरुआत की। कैरियर मतलब ऐसा काम जिससे आप अपनी आजीविका कमा सकें। देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, और क्योंकि वहां पर बहुत से फिल्म स्टूडियो और कंपनीज नहीं थी जो कि स्थापित हों। मतलब बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी कंपनियां वहां पर नहीं थी, इसीलिए उस व्यक्ति को बहुत ही कठिन समय देखना पड़ा था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और यहां तक कि शिक्षा के मामले में भी अगर बात किए जाए, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और खासकर फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब क्या है? इनफॉर्मल और फॉर्मल, जो आप बिना किसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के, जैसा कि आप एक फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहां से आप शिक्षा ग्रहण करके डिग्री लेके, डिप्लोमास लेके आएंगे, इसे आप कहेंगे फॉर्मल एजुकेशन। और एक व्यक्ति होता है जो एजुकेटेड तो है लेकिन उसने फॉर्मल इस प्रकार की डिग्री प्राप्त नहीं की, उसने एक्सपीरियंस से सारा चीज सीखा है। तो जो कोथामंगलम सुब्बू था वह शिक्षा के मामले में भी इस प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं किया था। सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर, और किसी भी प्रकार से वह जो सुब्बू था, आप सारा चीज देख लीजिए, उसे अच्छी शुरुआत नहीं मिली, वह उससे कम पढ़ा लिखा था, मतलब किसी भी प्रकार से वह उस ऑफिस बॉय से बेहतर नहीं था। बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, यहां पर एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, मतलब इस बात को उन्होंने कोट किया है। बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के रूप में पैदा करने होने के गुण, और ब्राह्मण पैदा होना वास्तव में सचमुच में एक गुण, मतलब ब्राह्मण होना वास्तव में, यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की भी बात रखी गई है कि चूंकि वह एक ब्राह्मण था और जो कि उसका एक गुण माना जा सकता था, और वास्तव में एक गुण, सचमुच में एक गुण, एक्सक्लेमेशन मार्क है। He must have had an exposure to more affluent situation and affluent, धनी संपन्न situation and pupils, उसको अपने उस गुण के कारण बहुत से धनी लोगों और संपन्न लोगों और परिस्थितियों से
जुड़ने का मौका मिल जाता था। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. He had the ability to look cheerful at all times. उसे दिन भर खुश रहने की उसके में क्षमता थी। इवन आफ्टर हैविंग हैंड एंड इन अ फ्लॉप फिल्म, यहां तक कि किसके बावजूद, उसके फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद, उसकी जो फिल्में हैं वह उतना अच्छा नहीं चली है, उसके बावजूद उसको वह खुश रहने की आदत थी। मतलब फिल्म फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी वह खुश रहने की क्षमता रखता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और उसके पास हमेशा किसी न किसी के लिए कोई ना कोई काम हुआ करता था। He could never do things on his own. वह खुद कोई काम नहीं किया करता था। But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage. But his sense of loyalty, लेकिन उसकी जो ईमानदारी की भावना थी, made him identify himself with his principle. यहाँ पे principle का मतलब मालिक से है, और उसकी जो ईमानदारी थी वह उसे उसके मालिक के सामने में उसे पहचान प्रदान करती थी। मतलब वो अपने काम में इतना ईमानदार तो अपने मालिक से कोई इसको दिखा सकता था। एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेजेस, और उसके में ये क्षमता थी कि वह अपनी सारी क्रिएटिविटी अपने मालिक के फायदे में बदल सकता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, यहाँ पे ही वॉज टेलर, वो कोई दर्जी नहीं था। मेड फॉर फिल्म, जो फिल्मों के लिए ही बना था। यहाँ पे अशोक मित्रन कहना चाहते थे कि वह एक ऐसा कलाकार था जो कि फिल्मों के लिए ही बना था। टेलर यहाँ पे कलाकारी के लिए संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है, जो बना सके, बुन सके, तो वह फिल्मों में ही काम करने के लिए बना था। Here was a man who could be inspired when commanded, और यहां पर आपके पास वो व्यक्ति है जो आपको जब भी आप उसे कोई आदेश दे वह आपको प्रभावित कर सकता था। और एक इंसिडेंट वहां पर बताया जाता है, द rat fights the tigers under water and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly। एक फिल्म का सिचुएशन आता है, यहाँ पे एक फिल्म की घटना आती है कि एक चूहा एक शेरनी को पानी के अंदर मार देता है, लेकिन उसके कब्स, कब्स मतलब शावक, शेर का बच्चा, कब्स शावक शेर का बच्चा उसे क्या करता है, उस पर उसे प्यार आ जाता है, वो उसे प्यार करने लगता है और उसे उसका ख्याल रखने लगता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, और डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई इस सीन को कैसे किया जाए मुझे समझ में नहीं आता। द प्रोड्यूसर वुड से, अब प्रोड्यूसर ऐसा कहेंगे, कहते हैं, एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज ऑफ द रेड पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग, और सुब्बू बिल्कुल लेकर चला आएगा क्या, 4 तरीके के, किस तरीके से एक चूहा अपने विक्टिम के, अपने बच्चे को किस प्रकार से प्यार उड़ेल रहा है, इस प्रकार से वह अब एक सीन बनाने का प्रयास करना शुरू कर देगा। गुड, बहुत बढ़िया, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। लेकिन डायरेक्टर क्या कहते हैं, अच्छा तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना प्रभावित करेगा। और जब ऐसा प्रोड्यूसर कहेंगे, प्रोड्यूसर वुड से, ऐसा प्रोड्यूसर कहेंगे, एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट के अंदर सुब्बू क्या करेगा, वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, वह 14 और विकल्पों के साथ वहां पर अपने आप को पेश कर देगा कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if there were a man who gave direction and definition to the Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around. अगर सुब्बू जैसा कोई आदमी है तो फिल्म बनाना बहुत आसान हो सकता है या था। And if there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, अपने सुनहरे वर्षों के दौरान अगर जेमिनी स्टूडियो को किसी ने दिशा दी या उसे नाम दिया तो वह कौन था, वह था, इट वॉज सुब्बू, वह सुब्बू ही था जिसने जेमिनी स्टूडियो को दिशा और नाम दोनों दिया। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, सुब्बू की एक कवि के तौर पे एक अलग पहचान, एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, और निश्चित तौर पे वह बहुत सक्षम था किसमें, मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल चीजों में और बड़े बड़े रूपों में। He deliberately choose to address, deliberately जानबूझकर, सोच समझकर, deliberately जानबूझकर, सोच समझकर, choose to address his poetry to the masses, वह अपनी कविताएं भीड़ में सुनाना पसंद किया करता था।
His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. उसके जो आलोचक थे वह क्या महसूस किया करते थे? His success in film, उसकी जो फिल्मों में जो सक्सेस थी, overshadowed and dwarfed, उसने क्या कर दिया था? overshadowed, उसने उसके जो लिटरेरी अचीवमेंट है, उसकी जो साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट उपलब्धियां, ओवरशैडोड उस पर छाया, एंड ड्वार्फ छोटा, उन्हें छोटा कर दिया था, उन पर एक छाया, एक चादर डाल दी थी। मतलब वह उसकी जो उसका जो सक्सेस था, जो फिल्म में उसे सक्सेस प्राप्त हुआ था, इसकी सफलता जो थी फिल्मों में, उसने उसके साहित्यिक उपलब्धियों को क्या कर दिया था? छोटा कर दिया था। ऐसा उसके कुछ क्रिटिक्स मानते थे। उसके क्रिटिक्स मतलब उसके आलोचक। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohanambal, with dozens of very deftly etched characters. He composed several truly original story poems. उसने क्या कंपोज किया था? क्या क्या बनाई थी? ट्रूली ओरिजिनल, वास्तविक, सही में वास्तविक कहानियों के रूप में जो कविताएं बनाई थी, इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, जो कि आम बोलचाल की भाषा में प्रदर्शित करती थी। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्राउलिंग नॉवेल, स्प्राउलिंग विस्तृत, बड़ा, स्प्राउलिंग नॉवेल, एक बहुत विस्तृत नॉवेल उसने लिखा था जिसका नाम था थिलाना मोहनम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली, चतुराई से, डेफ्टली चतुराई से, एचेड, एचेड नक्काशी की गई, तराशी गई, तराशे गए कैरेक्टर्स, पात्र। उसने एक बहुत बड़ा नॉवेल लिखा था थिलाना मोहम्बल नाम का, जिसमें दर्जनों ऐसे पात्र थे जिन्हें बड़ी चतुराई से क्या किया गया था? तराशा गया था। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. वह बड़ी ही सफलतापूर्वक जो देवदासी हुआ करती थी, देवदासियों का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को भगवान के या मंदिर के अधीन कर दे और वहीं पे अपने आप को समर्पित कर दे, उन्हें देवदासी कहा जाता था, जो 20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, मतलब उनको बहुत चलन था। उनके मूड और मैनर को बनाने वह बड़ी सफलतापूर्वक बना लिया करते थे। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वह एक बहुत शानदार कलाकार भी थे। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसने लीड रोल्स मतलब नायक की भूमिका निभाने के लिए कभी भी अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड, लेकिन जो भी सहायक, सब्सिडरी सहायक किरदार उन्होंने निभाया इन एनी फिल्म, एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्मों में, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड, उसने उस मुख्य पात्र से भी बेहतर अपना प्रदर्शन उस पर किया। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, and his house was permanent residence for dozens of near and far relations. He had genuine love for anyone, उसके अंदर लोगों के प्रति वास्तविक प्रेम हुआ करता था। He came across, जो भी उसके across, he came across मतलब जो भी उससे मिलता उसके लिए वह एक वास्तविक प्रेम प्रदर्शित किया करते थे। His house was a permanent residence for dozens of near and far relations, और उसका जो घर था वह कई नियर एंड फार, दूर के करीबी रिश्तेदारों का परमानेंट रेसिडेंस है, मतलब उसके घर में आप हर समय या तो दूर का या करीब का रिश्तेदार वहां पर आपको मौजूद मिलता ही। एंड एक्वेंटेंसेस, और जिन्हें वह थोड़ा बहुत पहचानते भी थे, जान पहचान भी था, वह भी उनके घर में जाके स्थायी निवास कर सकता था, और ऐसे वहां पे दर्जनों लोग हमेशा पाए जाते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. It seemed against Subbu's nature. यह सुब्बू की प्रवृत्ति के विपरीत नजर आता था। टू बी इवन कॉन्शियस, की इस बात की थोड़ी भी चिंता करता होगा, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग, कि वह इतने सारे लोगों को खिला रहा है और उनकी मदद कर रहा है। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, चैरिटेबल धर्मार्थी, इम्प्रोविडेंट खर्चीला, सच चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट, इतना धर्मार्थी और इतना उड़ाने वाला, इतना खर्चा करने वाला व्यक्ति, एंड येट ही हैड एनिमीज, और उसके बावजूद उसके दुश्मन थे। बड़ी आश्चर्य की बात है। दैट्स व्हाई देयर इज एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज देयर, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है कि मतलब इतना धर्मार्थी व्यक्ति कि किसी को भी चाहे थोड़ा भी पहचानता हो, उसके दूर का रिश्तेदार हो, पास का रिश्तेदार हो, उनको अपने घर में रखता है, उनकी मदद करता है, उनको खिलाता है, पिलाता है, उनको लोग अपने आप को परमानेंट रूप से उसके घर में रखते हैं,
इतना वो लोगों के लिए कर रहा है, उसके बावजूद उसके दुश्मन है। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या ऐसा इसलिए था कि वह अपने बॉस, अपने जो मालिक हैं, उसके उनके बड़े करीब था और उनका अंतरंग था, इंटीमेट, अंतरंग? और वॉज इट हिज जनरल डिमेन्योर व्यवहार, उसका जो आम व्यवहार था, दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफैन, चापलूस, चाटुकार? या फिर इसलिए था कि उसका जो व्यवहार था वह किसी चाटुकार के रूप में प्रदर्शित होता था, किसी चापलूस के रूप में प्रदर्शित होता था? या वो अपने बॉस के बड़ा करीब था, उनका बड़ा अंतरंग था, इसलिए लोग उसके दुश्मन थे? और his readiness to say nice things about everything? या फिर उसकी उस क्षमता के कारण कि वह इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चीज के बारे में अच्छा बोलने की उसकी आदत थी, या इसके कारण था? देयर वॉज दिस मैन इन मेकअप डिपार्टमेंट, वहां जो व्यक्ति था जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, मतलब वो ऑफिस बॉय के बारे में फिर हम बात कर रहे हैं, हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, जो कि सुब्बू के लिए बड़ी ही भयानक भयानक विचार रखता था, बहुत भयानक विचारों की इच्छा रखता था कि उसके साथ खराब हो जाए, मतलब उनके उनके लिए अच्छी बातें नहीं सोचता था। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज, आप सुब्बू को हमेशा किसके साथ देखते? द बॉस, बॉस के साथ हमेशा देखते। बट इन द अटेंडेंस रोल, उपस्थिति पंजी, अटेंडेंस रोल, क्योंकि देखिए यहां पर यह बताया गया कि आप कर क्या रहे हो वो तो अलग चीज है, भाई मैं आपके स्कूल में क्या कर रहा हूं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा वास्तविक पद क्या है ये कहां से पता चलेगा? किस उपस्थिति पंजी में मेरा नाम है? हो सकता है क्लर्क्स के उपस्थिति पंजी अलग होगी, टीचर्स की उपस्थिति पंजी अलग होगी, तो मैं काम भले ही क्लर्क का कर रहा हूं या मैं काम भले ही पढ़ाने का कर रहा हूं, लेकिन मेरा वास्तविक पद क्या है ये पता चलेगा मेरी उपस्थिति पंजी से, कि मेरा नाम क्लर्कों की सूची में है कि टीचरों की सूची में है। तो उसी प्रकार से आप बता रहे हो, दिन भर अपने बॉस के साथ घूमता था, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका नाम जो अटेंडेंस रोल में था, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट, वह किस डिपार्टमेंट के, किस विभाग के अंदर आता था? कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसे आप स्टोरी डिपार्टमेंट कहते थे, उस डिपार्टमेंट के अंदर उसका नाम आता था। कॉम्प्राइजिंग अलावर, जिस कॉम्प्राइजिंग शामिल होना, कंप्राइजिंग, जिसमें कौन कौन शामिल थे? अ लॉयर, एक वकील, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और वहां पे बहुत से लेखक और कवियों के और भी नाम वहां पर देखने को मिल जाते हैं। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और जो लॉयर था वो ऑफिशियली क्या माना जाता था? कि वह कानूनी सलाहकार होगा, वह एक ऑफिशियली कानूनी सलाहकार था। बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द, लेकिन हर कोई उसे उसका विपरीत ही मानता था। कहने को तो वह वकील था और कानूनी सलाहकार होना था उसे, लेकिन लोग उसे क्या मानते थे? उसका उल्टा मानते। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अब उसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों था, एक बार की घटना यहाँ पे बता रहे हैं वो। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही बड़ी जो कलाकारा थी, एक्ट्रेस, हीरोइन, टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो कि वास्तव में बहुत ही तुनक मिजाज भी थी, टेम्परामेंटल, गर्म मिजाज की थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, अब यहां पर एक शब्द आता है आपके वहां पे शुरुआत में भी आपने देखा होगा, ब्लू ओवर। ब्लू ओवर का वास्तविक मतलब होता है किसी भी चीज का अंत हो, लेकिन यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है किसी को बुरा भला कहना, मतलब फट पड़ना, किसी के ऊपर एक ही बार में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देना। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, क्या हुआ? सेट में वो क्या की? बहुत ज्यादा भड़क गई। यहाँ पे ब्लू ओवर का मतलब भड़क गई। वाइल एवरीवन स्टूड स्टर्न, और सभी लोग क्या हो गए थे उसी समय, जब वो फट पड़ी, जब वो भड़क गई, तो सब कोई स्टर्न, शांत, एकदम खड़े हो गए। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तब उस लॉयर ने क्या किया? चुपचाप जाके वहां पर जो रिकॉर्ड करने वाला जो सामान था, जो मशीन थी, उसको उसने चालू कर दिया। When the actress paused for breath, और जब वो अपने, अब वो भड़क गई थी तो कुछ अनाप शनाप बोल रही होंगी, और जब वो सब बोल के चुप हुई, मतलब paused for a breath, सांस लेने के लिए जब वो रुकी,
द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर ने उनसे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट थोड़ा देखिएगा, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने रिकॉर्ड को दोबारा चालू कर दिया कि सुन लीजिए एक बार आपने क्या क्या बोला है। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress tirade against the producer. There was nothing incriminating, कुछ भी वहां पर आपराधिक नहीं था, unmentionably, अनुल्लेखनीय कुछ भी नहीं था, फाउल मतलब इसमें कुछ भी मतलब आपराधिक नहीं था, ऐसा कुछ भी था जिसे कहा ना जा सके, इस प्रकार से कुछ भी नहीं था अबाउट द एक्ट्रेस टायरेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, जो उसने टायरेट मतलब अनाप शनाप बोलना, किसी के बारे में अनाप शनाप बोलना, ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहना, भड़क के जो हम बेकार भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो वो प्रोड्यूसर के खिलाफ कर रहे थे, उसमें कुछ भी आपराधिक नहीं था, कुछ भी उसमें अनुल्लेखनीय नहीं था, मतलब ऐसा कोई बहुत भयानक बात वो नहीं बोल रही थी। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उन्होंने दोबारा अपनी बात को, अपनी आवाज को सुना थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस साउंड इक्विपमेंट के द्वारा, शी वॉज स्ट्रक डम, अवाक रह गई। जब उन्होंने अपनी आवाज को, जो उन्होंने इक्विपमेंट के द्वारा दोबारा सुना, तो वो क्या रह गई, अवाक रह गई, स्ट्रक डम, हक्का बक्का रह गई। ए गर्ल फ्रॉम, अब हीरोइन के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है यहाँ पे, a girl from the countryside. She hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. A girl from the countryside, वो लड़की जो कि गांव से आई हुई थी, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. इस शब्द का अर्थ यह है, कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल, अचानक से किसी को किसी परिस्थिति में भेज देना, टू पुट समवन इनटू समथिंग सडनली, अचानक से आपको, आप एक सिचुएशन आपको बता दूं मैं कैटापुल्टेड का, आपके स्कूल में क्या हो रहा है, एनुअल फंक्शन चल रहा है, और किसी ने आपको अचानक जबरदस्ती धक्का दे दिया, स्टेज में जा भाषण दे के आ, आपके में इच्छा थी और आप वहां पे गए और आप शुरू हो गए, तो वो ही कैटापुल्टेड है, आपको अचानक उस स्टेज में धक्का दे दिया गया, लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में आप अचानक पहुंच गए, इसको हम कहते हैं कैटापुल्टेड। और यहां पे वो क्यों इस्तेमाल किया गया, अब मैं आपको बताता हूं। वो जो लड़की जो गांव की थी, सी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वह अपने इस दुनिया के पूरे अनुभव में, इस दुनिया के मंच के सारे अनुभवों से वह नहीं गुजरी थी, दैट जनरली, जो आम तौर पर प्रिसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो कि आपके महत्व के पदों और छल कपट और मिलावट के प्रिसीड, आगे आगे चलते हैं। मतलब दुनिया में आपको बहुत से ऐसे स्तर भी मिलेंगे जहां पे आप अपने आप को बहुत अच्छे पद में पाते हैं, लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि जिस अच्छे बड़े पद में आप हैं, उसके आगे आगे दुनिया में बहुत सी नकारात्मक चीजें भी हो रही हैं। तो वो जो लड़की थी, उसने पद तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसने अभी इन चीजों का अनुभव प्राप्त नहीं किया था कि मिलावटी छल कपट के भावनाओं को अभी वह नहीं जान पाई थी, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुलेटेड इनटू, जिसमें उसे अभी अभी अचानक धकेल दिया गया था। कि ऐसी घटना भी किसी के साथ घट सकती है, आप कुछ भी करके निकल जाओ, आपको कोई नहीं देखेगा, ऐसा संभव हो, जरूरी नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, सफल थी, उसने दुनिया बहुत अच्छी तरीके से देखी थी, लेकिन hadn't gone through all the stages of worldly experiences, वह दुनिया के अनुभव के सारे मंचों पर अभी नहीं पहुंच पाई थी, जहां पर बहुत सी जो दुर्भावनाएं हैं आपके आगे आगे चलते रहती, जिससे आप कभी भी टकरा सकते हो। तो यहां पर वो जो एक्ट्रेस थी कैटापुल्टेड, वह अचानक उस परिस्थिति में फंस गई थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और वह उस भय से जो कि उस दिन उसे मिला था, उससे वह कभी भी बाहर नहीं आ पाई। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, और वह उसके जो छोटे से और बहुत शानदार जो एक्टिंग कैरियर था,
उसका समापन हो गया, मतलब उसने उस दिन से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और दोबारा वह उस स्टेज में नजर नहीं आई, उस स्टूडियो में नजर नहीं आई, उसने काम करना ही छोड़ दिया। द लीगल एडवाइजर who was also a member of story department had unwittingly brought about the sad। वह जो लीगल एडवाइजर था, जो कानूनी सलाहकार था, जो कि उस स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य भी था, had unwittingly बिना किसी छल कपट के, मतलब बिना विटिंगली का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण, चतुराई से, तो बिना चतुराई से, सहज रूप से, अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड, वह जो समापन उसके कैरियर का हुआ था वह उस लीगल एडवाइजर के एक अचतुराईपूर्ण कार्य से समाप्त हो गया था। वाइल एवरी अदर मेंबर, अब उसके बारे में बता, इसीलिए अब आपको समझ में आया कि उसे उसका उल्टा क्यों कहा जाता था। भाई उसका काम था कानूनी सलाह देना और लोगों को बचाना, लेकिन उसके एक काम से किसी का पूरा कैरियर ही तबाह हो गया, इसीलिए उसे उसका अपोजिट कहते थे उसके जो साथी। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, जहां बताते हैं वहां पे जो और भी डिपार्टमेंट के लोग थे, सदस्य थे, वह एक प्रकार का यूनिफॉर्म पहनते थे, जो कि क्या हुआ करती थी, खादी धोती विथ अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट, एक खादी धोती और एक बेढंगे तौर पे सिली हुई खादी शर्ट। वहीं पे द लीगल एडवाइजर वोर, लीगल एडवाइजर क्या पहनते थे, वोर पैंट्स एंड अ टाई, वो पैंट और टाई पहनते थे, एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक कोट ऑफ मेल, वह क्या पहनते थे, कभी कभी क्या पहनते थे, कोट पहनते थे जो किस प्रकार का लगता था, कोट ऑफ मेल। यहाँ पे कोट ऑफ मेल का मतलब है आर्मर जैकेट, आपने देखा होगा कभी, जो पूरा तारों से घिरा हुआ होता है, हमारे पुराने पिक्चरों जैसे जोधा अकबर हो गया, तानाजी वगैरह आए थे, उसमें देखेंगे कि एक ऐसा जैकेट पहनते हैं जिससे पूरा तार तार छल्ले लगे रहते हैं लोहे के, उसे कहते हैं कोट ऑफ मेल, मतलब कोट ऐसा लगता था जैसे वो एक कवच हो। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर वह अकेला और निसहाय दिखा करते थे। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, बड़े ही ठंडे विचारों के व्यक्ति, इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, सपनों में डूबे हुए भीड़ के बीच में वह एक कोल्ड लॉजिक के व्यक्ति थे। अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादियाइट्स, अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादी, न्यूट्रल मैन जो कि गांधीइट्स और खादियाइट्स के लोगों के बीच में बैठा हुआ था। लाइक सो मेनी ऑफ दोज who were close to the boss, he was allowed to produce a film and thought a lot of raw stock. Like so many of those who were close to the boss, बाकी और बॉस के करीबियों की तरह ही he was allowed to produce a film, उसे भी खुद की फिल्म बना प्रोड्यूस करने का की अनुमति प्राप्त थी। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पेन केक वर यूज्ड ऑन इट, और उनकी भी फिल्म में बहुत से रॉ स्टॉक्स और पेन केक का इस्तेमाल किया जाता था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन उन फिल्मों से बहुत ज्यादा वापसी नहीं हुई, मतलब उन्होंने फिल्म बनाई जरूर, लेकिन उनसे वो ज्यादा कमाई कर नहीं पाए। देन वन डे, और एक दिन अचानक, द बॉस क्लोज द स्टोरी डिपार्टमेंट, द बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड यहां पर फिर एक सार्काज्म है, एक ताना मारा है यहां पर, दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री when a lawyer lost his job because the poets were asked to go home, और यह एक पहला उदाहरण होगा पूरे मानव सभ्यता में, मानव इतिहास में, जहां पे एक वकील को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी क्योंकि कवियों को उनके घर जाने के लिए कह दिया गया था। मतलब काम कवियों का बंद हुआ और नौकरी वकील की गई, एक पहला उदाहरण है मानव इतिहास में। तो आज यहां पर खत्म करते हैं, अगला भाग कल करेंगे।